हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत ही बेहतरीन एनिमेशंस के साथ इस चैप्टर को लर्न करेंगे। इस चैप्टर में कई सारे डिटेल्स है बेटा, और यहाँ पे सवाल आते ही आते हैं इन नीट में, तो आपके कंसेप्ट हो जाएंगे स्ट्रांग। ध्यान से सुनना है, हो सके तो हेडफोन लगा के सुनो। चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आपको पता है माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप की डिवीजन बॉडी में पाई जाती है। ओके भाई, एनसीईआरटी कहते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है, सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसकी प्रॉपर्टी है क्या? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार बनते हैं। आप कहोगे कि भाई सेल का डिवीजन ये होना जरूरी क्यों है? देखो, हम मॉर्निंग में जब बाथ लेते हैं तो हम इस तरीके से जब क्लीनिंग करते हैं तब अपर लेयर ऑफ स्किन है ना, उसमें जो सेल्स है, कुछ सेल्स ये डेली डेली डे टू डे लाइफ में रिप्लेस होते हैं, तो हमें सेल की जरूरत पड़ती है। आपको कहीं पे लग जाता है तो जख्म हो जाती है। जख्म कैसे भर के निकलेगी? जो सेल से मल्टीप्लाई होंगे, नए सेल बनेंगे और वहां पे जख्म आपकी भर जाएगी। ये है सेल डिवीजन। ओके भाई साहब। अच्छा, एनसीईआरटी पाउंडर्स 2.0, जिसमें से 100 में से 98 एमसीक्यू नीट में आए थे। नीट 2024 में अमेजोन पे अवेलेबल है। आप चाहो तो ले सकते हो। 100 पेजेस में कंप्लीट क्लास 11 एंड क्लास 10 आप इससे बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर सकते हो। अमेजोन पे जाके रिव्यू पढ़ लीजिएगा। चलो बढ़ रहे हैं आगे। तो हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन। देखो, ध्यान से सुनोगे बेटा तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से सुनना है। अगले 2 से 3 में जो भी बताऊंगा इसके ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर आपका डिपेंड करता है। तो ये है सेल। ओके भाई साहब। ओके, अब क्या होता है? ये सेल है और सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, सो दिस इज अ आउटर लेयर ऑफ अ सेल। फाइन। ओके, एंड दिस इज अ न्यूक्लियर लेयर। ओके, अब क्या होता है? अब यहाँ पे होता है जब डिवीजन करना रहा तो क्या होता है? देखो, सबसे पहले सेल क्या करता है? सेल ग्रो कर जाता है। क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है। ग्रो कैसे करेगा? ग्रो कैसे करेगा? सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम्स है। तो सबसे पहले वो उनको डुप्लीकेट करना, क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए है। तो सबसे पहले डीएनए को डुप्लीकेट करना शुरू कर देता है। देखो, ये कितने क्रोमोसोम से? 46 क्रोमोसोम। यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। क्रोमोसोम किससे बना है भाई? डीएनए से ही तो बना है। ओके, तो डीएनए यहाँ पे डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि गोल्जी बॉडी। इन सेल ऑर्गेनेल भी तो हमें डुप्लीकेट करने पड़ेंगे। देखो, एक सेल से दो सेल बनाने हैं, बनेंगे कैसे? राइट, सबसे पहले एक सेल देते हैं, उस सेल के अंदर सभी चीजों को हम डुप्लीकेट कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं? देखो देखो, इसे कहते हैं ग्रोथ होना। इसे क्या करते हैं? सेल की ग्रोथ होना। ध्यान से सुनना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ग्रोथ, GROWTH। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं? प्रॉपर जो भी हमने सिंथेसिस किया है, जो भी नए चीजें यहाँ पे हमने बनाई थी, डीएनए बनाए थे, माइटोकॉन्ड्रिया बनाए थे, तो हमने प्रॉपरली यहाँ पे सेपरेट कर लिया। देखो, पहले तो हमने डुप्लीकेट कर लिए। यहाँ पे इतने से डीएनए थे, डीएनए हमने डुप्लीकेट कर लिए। ओके, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने दो दो बना लिए। ओके, अब देखो, फिर हम क्या करते? सेपरेट कर देते। क्या कर देते? सेपरेट कर लेते हैं। मतलब क्या कर रहे? डिवाइड। पहले तो ग्रोथ की, अब हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो, इस तरीके से सेल जो है, एक से जो पहले ये एक सेल था उससे दो सेल बन गए। राइट, तो ये एक सेल है, ये डिवाइड होके दो सेल बन जाते हैं। तो कैसे बन जाते हैं? पहले ग्रोथ होती है, मतलब कुछ इवेंट्स होते हैं, और फिर डिवीजन होता है। कुछ इवेंट्स होना मतलब साइकिल, सेल साइकिल, और डिवीजन मतलब सेपरेट हो जाना। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलो डिटेल में देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे हमें बताया कि भाई ये एक सेल है, ये इस ग्रोथ फेज में से या इंटर फेज में से ये जाता है, जिसे हम G1S G2 कहते हैं। सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, वो भी देख लेंगे। और इसके बाद एम फेज, दैट इज माइटोसिस होता है प्रॉपर, और उसके बाद एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। ये एनसीईआरटी कहती है। तो यार G1S G2 क्या है और इसके अंदर क्या होता है? ओके, तो जो हमने अभी देखा था ना कि डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट हो जाते हैं, गोल्जी बॉडी डुप्लीकेट हो जाते हैं, वो देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो ये है 46 क्रोमोसोम। ओके, सबसे पहले क्या कहा था मैंने? क्या होता है?
सेल की साइज बढ़ जाती है। देखो छोटा सेल है, सेल की साइज बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? अभी हमने देखा डीएनए बढ़ जाएगा, गोल्जी बॉडी 2-2 बन जाएंगे, 3-3 बन जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया 2-2 3-3 बन जाएंगे। ये समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़े तादाद में बनते हैं। ओके, तो इस ये किस प्रोसेस के थ्रू हुए? थ्रू इंटरफेस के थ्रू हुए हैं, जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं G1 S और G2 फेज में। क्या है वो भी देखेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा, यहाँ पे सेल की ग्रोथ हुई, ग्रो हुआ, उसके बाद सेल की डिवीजन हो जाती है, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस। और एक सेल से 2 सेल बनते हैं। ये जो 2 सेल बने ये बिल्कुल अपने पेरेंट सेल के जैसे एग्जैक्ट सेम रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब इक्वल डिवीजन हो जाना। ये सेल और ये सेल जो दोनों सेल बने बिल्कुल सेम है एक दूसरे के जैसे, इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ओके, या टेंशन मत लो, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा धीर रखना है। ओके, चलो तो अब बात कर रहे हैं G1 फेज में। जो हमने कहा कि भाई सेल की साइज बढ़ जाती है, मतलब क्या होता है? तो G1 फेज दैट इज ग्रोथ 1 फेज या गैप 1 जिसे हम कहते हैं। G1 फेज में सबसे पहले सेल की साइज बढ़ जाती है। ओके, तो हम दिखा लेते हैं इधर की कैसे क्या साइज बढ़ जाती है और क्या क्या होता है यहाँ पे। तो देखो ये सेल है। ओके, इसकी क्या होगी? सबसे पहले साइज बढ़ जाएगी। देखो बढ़ गई साइज। ओके, और क्या होता है? सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, मतलब यहाँ पे प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाता है। ओके, क्योंकि हम 1 से 2 बना रहे हैं भाई, तो प्रोटीन्स तो लगेंगे हमें, तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। तो प्रोटीन बनाने हैं तो मुझे एनर्जी लगेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से मिलेगी। तो सेल की डिमांड भी न्यूट्रिशन के लिए बढ़ जाती है। यहाँ पे एक जो एमसीक्यू पूछा गया था नीट 2024 में, दैट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है G1 फेज में, ये एमसीक्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा? G1 फेज में क्या हुआ? सेल की साइज बढ़ गई। सेल छोटा था, सेल बढ़ गया। ओके, अब देखो क्या होता है। बढ़ा कैसे यार? बिकॉज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ गया, न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ गई, सब चीजें बढ़ गई, इसलिए साइज बढ़ गई। अब यहाँ पे होता है सेकंड स्टेप आती है एस फेज। एस फेज मतलब सिंथेटिक फेज। किस चीज का सिंथेसिस? सिंथेसिस करना मतलब बनाना, किस चीज को बनाना है। तो इस फेज में यहाँ पे सेल क्या करता है? देखो ये सेल तो G1 फेज के बाद बना। अब ये इस फेज में क्या होता है? देखो इस फेज में यहाँ पे क्या होता है? देखो भाई साहब। ओके, तो ये इस फेज में मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। देखो क्या हो गया। अरे ये देखो, अब क्या हो गया? कुछ समझ में आया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में बताने जाने वाला हूँ आपको। ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनो। ओके, ध्यान से सुनना बेटा। तो ये है सेल। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? ओके, कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। यहां तक तो मुझे बात समझ में आ गई। ओके, अब ये जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए रहता है। बेसिकली एक डीएनए से ही एक क्रोमोसोम बनता है। तो 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे कितने डीएनए रहेंगे? 46 डीएनए रहेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कितने? एक क्रोमोसोम में एक डीएनए। आपके बॉडी में है 46 क्रोमोसोम, 23 आपकी मदर से आए, 23 आपके फादर से आए, टोटल हो गया 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम तो 46 डीएनए। ओके भाई साहब, अब यहाँ पे क्या होता है? डीएनए डबल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 46 इसके पास रखेंगे, 46 नए सेल को भी तो देने हैं, तो 46 नए डीएनए यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, जो इन्हीं डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी होगी। तो क्या होता है यहाँ पे? देखो इस तरीके से। ओके, मतलब पहला ये ऐसा डीएनए था, अब ये ऐसे कैसे बन गया? अब इस तरीके से डुप्लीकेट हो गया। और ये जो दो डीएनए बन जाते हैं ना, मतलब इसकी जो कॉपी बनेगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। अटैच रहते हैं, जहां पे अटैच रहते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप कहोगे कि भाई क्रोमोसोम पहले 46 थे, अब क्रोमोसोम भी तो डबल हो जाएंगे। डीएनए क्या हो गया? नए 46 डीएनए फिर से बन गए। अभी हमने देखा ये नया बना, ये नया बना, ये नया बना, नया बना। अरे यहाँ पे ध्यान से देखो भाई। ओके, मैंने क्या कहा? 46 क्रोमोसोम में 46 डीएनए है। अब ये नया डीएनए बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो 46 नए डीएनए बने। सही बात है, 46 पर 46 नए बन जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई? 90 92। सही बात है ना? ओके फाइन, 92 बन जाएंगे। अब कहोगे अरे 92 डीएनए बन गए तो 92 क्रोमोसोम भी तो बनेंगे, क्रोमोसोम भी तो डबल हो गए। नहीं, इसे हम एक ही क्रोमोसोम मानते हैं। ये जो दो मिलके बना, इसे हम एक ही क्रोमोसोम मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दो डीएनए बने एक दूसरे के साथ अटैच है यहाँ पे। सही है, तो पहले जो क्रोमोसोम था उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम हैविंग सिंगल क्रोमेटिड।
क्रोमोसोम हैविंग सिंगल क्रोमेटिड। अब जो यहाँ पे मुझे क्रोमोसोम दिख रहा है ये है क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड, क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड्स। सो क्रोमोसोम, इसे क्रोमोसोम ही कहते हैं। पहले का ऐसा क्रोमोसोम था जिसके पास एक डीएनए था, ये ऐसा क्रोमोसोम है जिसके पास दो डीएनए है। इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इसलिए हम कहते हैं सिंथेटिक फेज में भाई डीएनए जो है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, 46 से 92 डीएनए बन जाएंगे, डीएनए डबल हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सही बात है। ये जो दो डीएनए एक दूसरे के साथ अटैच है एट सेंट्रोमियर, ये बात सही होगी। फाइन भाई साहब, यहां पे मेरी बात क्लियर होगी। अब बढ़ रहे हैं आगे। फाइन। और क्या लगता है भाई, डीएनए को पैकिंग करने, अपने नए डीएनए बना दिए, उनको पैक भी तो करना पड़ेगा आगे चल के। कैसे पैक करते हो आप? हिस्टोन प्रोटीन आपको लगते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन आपको लगते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन कहां पे बनेंगे? न्यूक्लियस में बनेंगे कि साइटोप्लाज्म में बनेंगे? अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में आंसर देखते हैं कि बिना आगे देखे कितने लोग आंसर दे पाते। तो हिस्टोन यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें। क्यों? नए डीएनए बने, उनको पैक भी तो करना पड़ेगा आगे चल के। तो हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ पे बनते हैं? प्रोटीन है, प्रोटीन मतलब ट्रांसक्रिप्शन होके प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन्स कहाँ पे बनेंगे भाई? साइटोप्लाज्म में बनेंगे। ये देखो साइटोप्लाज्म में बनेंगे। सेंट्रियोल भी यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे हैं। सेंट्रियोल मुझे लगते हैं ये जो नए डीएनए बने उनको आगे चल के मुझे सेपरेट करना है, उसके लिए मुझे अब सेंट्रियोल भी लगेंगे, तो मैंने नए सेंट्रियोल्स भी यहाँ पे बना दिए हैं। तो चलो, हमने अभी क्या देखा? जीवन फेज में सेल की साइज ग्रो हो जाती है, सेल मेटाबॉलिज्म के लिए एक्टिव हो जाता है। एस फेज में क्या होता है? एस फेज मतलब सिंथेटिक फेज, यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, सेंट्रियोल सेंट्रोजोम फॉर्म यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, हिस्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम मतलब क्या? ये सेंट्रोमियर कहा था मैंने इसको, ये सेंट्रियोल अलग है। दो सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोजोम बनता है। सेल चैप्टर में हम बात करेंगे उसके बारे में। अभी के लिए इतना याद रखो। एमसीक्यू पूछा गया 2023 में कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। ओके फाइन। अब आता है G2 फेज। जीवन फेज में हमने डीएनए डुप्लीकेट कर दिया। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में और ज्यादा प्रोटीन्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। सेल की साइज यहाँ पे बढ़ती जाती है। सेल बढ़ेगा तभी तो एक सेल के दो टुकड़े कर पाएंगे, तो पहले उसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ऑर्गेनेल डबल होना शुरू हो जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दो मतलब डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। पहले एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो अब दो बन जाएंगे। कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, उसके बारे में सेल चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा बनेगा, एक गोल्जी बड़ी से दो गोल्जी बड़ी बन जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे बन जाते हैं। ट्यूबुलिन सिंथेसिस भी यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से सेंट्रियोल और अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे एक एमसीक्यू है, स्क्रीन को पॉज करो, आंसर देने की कोशिश करो। एक एमसीक्यू है, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि भाई वो कहते हैं मुझे G1 S G2 में आगे चल के ये सब झंझट चाहिए नहीं मुझे। वो क्या करते हैं? इट एंटर्स इनटू वेजिटेटिवली इनएक्टिव स्टेट, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। कुछ सेल ऐसे रहते हैं कि भाई जो डिवाइड करते हैं G1 S G2 में जाएंगे, आगे चल के M फेज में जाएंगे, एक से दो सेल बनेंगे। कुछ सेल कहते हैं मुझे डिवाइड ही नहीं करना, मुझे इनएक्टिव रहना है। तो ऐसे सेल को हम क्विसन स्टेज में, वो सेल क्विसन स्टेज में चला गया है ऐसे हम कहते हैं। ये फेज, ये जो प्रोसेस है, कौन से फेज में यहाँ पे पाई जाती है? चलो इसका आंसर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो देखो, अभी हमने देखा कि भाई ये जो सेल है G1 फेज एस पर G2 फेज में जा रहा है। ओके, और एक सेल से मुझे यहाँ पे दो सेल मिल जाएगी, ऐसे घूमेगा। ओके, एक से दो मिलेंगे। फिर जो नया बन रहा है यहाँ पे, नया बनेगा, वो भी फिर से घूमेगा, फिर से एक से दो बन जाएंगे, एक से दो, दो से चार, ऐसे बनते जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ सेल क्या करते हैं? ये क्या करता है? कुछ सेल बाहर निकल जाते हैं, G1 से बाहर निकल जाते हैं, G0 में चले जाते हैं, जिसे क्विसन स्टेज कहते हैं। ओके, जैसे कि बोन के सेल, राइट। और जब आपका फ्रैक्चर होगा तब आपको बोन बनाने की जरूरत है, मतलब तब नए सेल आपको लगेंगे, तब ऐसे सेल तब डिवाइड करेंगे। ऐसे नहीं कि डेली डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, ये जब जरूरत पड़ी तब जाके ये डिवाइड करेंगे, राइट। ये देखो, ये फिर से जीवन में आ जाएगा जब जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं,
कुछ सेल ऐसे भी होते हैं कि जो जीवन से एग्जिट कर जाते, कहते मुझे नहीं डिवाइड करना और मैं कभी डिवाइड ही नहीं करूंगा, जैसे कि हार्ट का सेल, जैसे कि नर्व सेल। ओके, हार्ट का सेल, नर्व सेल, जैसे इसलिए किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाता है, मतलब हार्ट का टिश्यू अगर डैमेज हो गया, फिर से नहीं बनेगा। इसलिए ब्रेन इंफार्क्शन में अगर ब्रेन के नर्व सेल अगर डैमेज हो जाते हैं, फिर से नहीं बनते हैं। इसलिए जिसको पैरालिसिस हो जाता है, वो फिर से रिकवरी करने उसको बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, वो पहले जैसा नहीं बनता है। सही बात है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ सेल जीवन से बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद जब डिमांड होगी तो फिर से जीवन में एंटर कर जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनाना शुरू कर देंगे, जैसे कि बोन के सेल हो गए। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो जीवन से एग्जिट कर जाते हैं और फिर से कभी भी डिवाइड नहीं करते। उसी को यहाँ पे समझाया गया है कि जीवन फेज, ये तो नॉर्मल सेल है, लेकिन कुछ सेल क्विसन स्टेज में चले जाते हैं। वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहते हैं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहते हैं। जो सवाल पूछा गया था 24-23 में इसी साल, कि ऐसे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहते हैं लेकिन डिवाइड नहीं करते। मेटाबॉलिकली एक्टिव करना मतलब क्या भाई, यहाँ पे सब प्रोसेस होगी, उनके अंदर सभी प्रोसेस जो नॉर्मल सेल के अंदर होती है, प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन डिस्ट्रॉय होंगे, सब कुछ चीजें वहां पे होगी, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगा। जब जरूरत पड़ेगी तभी डिवाइड करेगा, जैसे कि लीवर सेल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल। वैसे ही हमने देखा कि कुछ सेल तो ऐसे हो जाते हैं कि वे जीवन से बाहर आ जाते हैं और फिर से कभी डिवाइड नहीं करते, जिसे हम परमानेंट सेल कहते हैं, जैसे कि हार्ट के सेल, स्केलेटल मसल सेल, न्यूरॉन सेल। सही बात है। बढ़ रहे आगे। इसलिए इस सवाल का क्या जवाब आएगा, सेल कौन से स्टेज में जो डिवाइड नहीं करना चाहते, कौन से स्टेज में एग्जिट कर जाते हैं, जीवन स्टेज में एग्जिट कर जाते हैं, जीवन फेज में एग्जिट कर जाते हैं। बढ़ रहे हैं आगे। ओके, ह्यूमन बॉडी में भाई जीवन है G2 तक तो हमने देख लिया। आगे बढ़ने से पहले एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल, एक होते हैं जर्म सेल। बॉडी टेस्टिकल्स में होते हैं जर्म सेल, ओवरीज में होते हैं जर्म सेल, ये छोड़ के पूरे बॉडी में है सोमैटिक सेल्स। ओके ओके, तो सोमैटिक सेल का माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, जबकि जर्मसेली मियोटिकली डिवाइड करते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, यहाँ पे एनसीईआरटी हमें ये भी बताती है कि भाई माइटोटिक सेल डिवीजन जो है ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही पाया जाता है। ओके, मतलब जिनके पास 46 क्रोमोसोम है वहीं पे ह्यूमन बॉडी में माइटोटिक डिवीजन पाई जाती है। लेकिन एनसीईआरटी ये भी कहती है कि भाई प्लांट में कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो हैप्लॉइड होने के बाद भी डिवाइड कर जाते हैं माइटोटिकली, जैसे कि पोलन ग्रेन्स अंडरगोज माइटोसिस। एक पोलन, अब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे पोलन ग्रेन किस तरीके से होते हैं तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं नोट डाउन कर रहा हूं, नहीं समझा छोड़ दो, मैं समझा दूंगा आपको जब उस चैप्टर की बात करेंगे। जैसे मेल हनी बी में भी भाई जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है माइटोसिस से होता है, जबकि ह्यूमस में स्पर्म का प्रोडक्शन मियोसिस से होता है। नहीं समझा छोड़ दो, मैं बता रहा हूं आपको, फिर से कर लेंगे। ओके, जब वो चैप्टर आएगा तब। ओके फाइन, अब बढ़ रहे हैं आगे। फाइन, तो अभी हमने क्या देखा कि भाई जीवन G2 इतने 3 तो स्टेप अपन ने कंप्लीट कर ली। तो जीवन फेज के लिए कम से कम 12 घंटे लग जाते भाई। टोटल साइकिल मतलब एक सेल से 2 सेल बनने में 24 घंटे लगेंगे, उसमें से 12 घंटे तो जीवन फेज ही ले रही है। ग्रोथ होती है इसमें सेल की। ओके, एस फेज में जहां पे डीएनए रिप्लिकेट कर रहा था 6 घंटे में पूरा हो जाता है। G2 फेज जहां पे ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कर रहे थे वो 3 घंटे में पूरा हो जाता है। और बाकी का अलग इतना सा टाइम, इतने से टाइम में सेल क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। मतलब एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। पहले सेल ने सब चीजें बना ली है, अब सेल डिवीजन के लिए तैयार है, माइटोसिस के लिए सेल तैयार है। ओके, तो माइटोसिस जो है उसके अंदर अपन 4 फेजेस देखते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, इससे कहते हैं स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होने वाली चीजें इसके अंदर पाई जाती है। क्या स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। बहुत सिंपल है बेटा, चलो मैं बताता हूं आपको कि कैसे कैसे ये चीजें होती हैं, कि भाई प्रोफेस क्या होता है, सब कुछ चीजें बहुत सिंपल है, समझ जाएगा आपको। ओके, तो अभी हमने ये सेल देखा। सेल के अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम्स है। ओके, अब ये क्रोमोसोम्स क्या है, ऐसे 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 बिखरे पड़े हैं। अपन ने डीएनए डुप्लीकेट कर लिए, जैसे डीएनए से ऐसे बिखरे बिखरे पड़े हैं। जैसे यहाँ पे आप हेडफोन देख रहे हो, है ना, वो अच्छे से नहीं है, पूरा ऐसे 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 ऐसा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके भाई साहब, 1 मिनट। हाँ, ओके। अरे यार, ये नहीं दिख रहा है क्या यार, चलो कोई बात नहीं है, मैं बता दूं आपको। हाँ, जैसे ये जो हेडफोन है,
अगर आप हेडफोन लोगे पॉकेट में डालोगे तो हेडफोन कैसे दिखता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी ऐसे 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 पड़ा हुआ है डीएनए, राइट। अब हम क्या, अभी हमें क्या करना है, डीएनए को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले अपन डीएनए को क्या कर देना, प्रॉपरली अच्छे से वाइंड अप करते हैं ताकि वो डीएनए इस तरीके से दिख जाए। भाई प्रॉपर उसका वाइंड अप करेंगे तो अच्छे से दिखेगा। तो वही चीज यहाँ पे प्रोफेज में होती है। प्रोफेज में क्या होता है देखो, पहले जो डीएनए था ऐसे था, पूरा बिखरा पड़ा था। प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन यहाँ पे पाया जाता है, राइट। क्रोमेटिन क्या है, डीएनए का ही कंडेंस फॉर्म है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन बिगिंस, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन यहाँ पे हो जाता है। आपको ये समझ जाएगा, पहले बिखरा पड़ा था, अब अपन ने उसको अच्छे से कंडेंस कर दिया है। आगे चल के चीजें और की होगी कि क्यों किया था, ओके। फिर यहाँ पे सेंट्रिओल जो है, यहाँ पे देखो अपोजिट पोल में मूव कर जाता है। क्यों कर रहा है, आगे वाले जल्दी समझ जाएगा आगे के 2 मिनट में। सो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन यहाँ पे होता है। सेंट्रियोल मूव्स टू द अपोजिट पोल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एंड न्यूक्लियोलस यहाँ पे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, ओके। और क्या क्या डिसअपियर हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है धीरे 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 धीरे, ओके फाइन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे सेंट्रोजोम जो है यहाँ पे आ चुके हैं। 2 सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोजोम बनता है, तो यहाँ पे आ चुका है। देखो पहले अपन ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे हटा दी है, ओके फाइन भाई साहब। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यस, मेटाफेज में न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मार्क बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया था, न्यूक्लियर एनवलप डिसॉल्व होना शुरू हो गया था। मेटाफेज में कंप्लीटली डिसअपियर हो गई है, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। क्रोमोसोम और ज्यादा कंडेंस हो चुका है, क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस हो चुका है। तो बहुत अच्छे से क्रोमेटिन को आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो, क्योंकि क्रोमेटिन कंडेंस होना मतलब वाइंड अप होना। जब वाइंड अप हो जाता है तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, माइक्रोस्कोप के अंदर आप उसको अच्छे से देख सकते हो, सही है। ओके भाई साहब, ओके भाई साहब, 1 मिनट बेटा, हाँ चलो सही चल रहा है सब कुछ, ओके फाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, अब सेंट्रोजोम से, भाई सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, जो यहाँ पे जो काइनेटोकोर है उसके ऊपर आके लग जाते हैं। देखते हैं उसके बारे में भी कि एग्जैक्टली होता क्या क्या है, उसके बारे में भी देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या क्या है। देखो यहाँ पे सेंट्रोजोम से क्या निकले, माइटोटिक स्पिंडल्स निकले, जो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो मैंने क्या कहा था, सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के साइड में काइनेटोकोर होता है, वहां पे आके माइटोटिक स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। उसके बारे में भी डिटेल में मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा शांति से रखना पड़ेगा बेटा, शांति से सुनना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर होगी, ओके। देखो क्या क्या हुआ, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से अटैच होते हैं। पहले इतना समझ लो कि सेंट्रोजोम से माइटोटिक स्पिंडल वो क्या होते हैं, वो भी बता दूंगा आपको। मतलब कुछ फाइबर्स टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे माइक्रोजोम को इस तरीके से खींच लेते हैं। खींच लेते हैं तो क्रोमोजोम इस तरीके से मूव कर जाते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम इट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रेशन, ओके। और मूवमेंट होने के बाद क्रोमोसोम मुझे एक लाइन में यहाँ पे अलाइन होते हुए दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं मेटाफाइसियल प्लेट। इसे क्या कहते हैं, मेटाफाइसियल प्लेट इसे हम कहते हैं, ओके भाई साहब। अब जब बात कर रहे थे ना माइटोटिक स्पिंडल्स की, वो क्या होती है देखो, ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के साइड में जो स्ट्रक्चर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ये क्या है, सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम। डिटेल में पढ़ेंगे सेल चैप्टर में, अभी इतना समझ लो कि भाई सेंट्रोजोम कुछ रहता है, उससे क्या निकलते हैं यहाँ पे मुझे क्या निकलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वहां से माइटोटिक स्पिंडल्स निकलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स निकलते हैं। और कहाँ पे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर के साइड में जो रहता है, एनसीईआरटी कहते हैं कि सेंट्रोमियर के सरफेस में जो रहता है वहां पे जाके ये माइटोस्पिंडल अटैच हो जाते हैं, ओके भाई साहब। और क्या क्या यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ फाइबर्स मुझे साइड में भी दिखाई देते हैं। एनसीईआरटी कहती है ये जो माइटोटिक कुछ स्पिंडल फाइबर जो साइड में रहते हैं इसे हम एस्ट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रल। इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रल फाइबर्स, हम इसे कहते हैं एस्ट्रल स्पिंडल्स इसे कहते हैं। देखो एनसीईआरटी की लाइन अपन पढ़ लेते हैं, ओके।
स्मॉल डी शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमियर, इट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईच क्रोमोसोम हैव टू काइनेटोकोर, देखो ये एक क्रोमोसोम है, साइड एक इधर, दो काइनेटोकोर्स मुझे दिखाई देते हैं। दिस स्ट्रक्चर सर्व्स एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। ये जो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे निकले तो देखो यहाँ पे अटैच हुए हैं। ओके फाइन भाई साहब। और यहाँ पे एनसीईआरटी ये भी कहती है कि भाई जो एस्ट्रल फाइबर्स है, ये एस्ट्रल फाइबर्स विथ ए माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स, ये मिला के यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम माइटोटिक एपरेटस कहते हैं। ऐसे एनसीईआरटी ने यहाँ पे हमें बताया है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं आपको बेटा कि हुआ क्या क्या है अब तक, या अब तक क्या क्या हुआ है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। इतना समझ लो कि ये जो प्रोफेस था, प्रोफेस के पहले जो डीएनए था पूरा डिस्क्रीट पड़ा हुआ था, उसका कंडेंसेशन यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? कंडेंसेशन यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रोजोम्स, दो सेंट्रियोल मिला के सेंट्रोजोम बनता है, वो अपोजिट साइड में मूव कर जाते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप धीरे 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 डिसइंटीग्रेट होना, मतलब डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। मेटाफेज जब आता है तो वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया है, ऐसे हमें दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्रोमोसोम इतना ज्यादा कंडेंस हो जाता है, इतना ज्यादा वाइंड अप हो जाता है कि मुझे वो अच्छे से दिखाई देता है, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मेटाफेज ये बहुत अच्छी स्टेज रहती है किसी भी क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि ये जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिसे मैं माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स कहता हूँ, वो निकलते हैं और यहाँ पे जो काइनेटोकोर है उसके ऊपर आके वो अटैच हो जाता है। ओके, उसके बाद अटैच होने के बाद क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम को पुल करते हैं जिसे हम कॉन्ग्रेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ऑल द क्रोमोसोम सेंटर ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सेल यहाँ पे अलाइन हो जाते हैं। और जो मुझे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है इस तरीके से अलाइन हो गए, इसे मैं कहता हूँ मेटाफाइसियल प्लेट। इसे क्या कहता हूँ? मेटाफाइसियल प्लेट। क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर आपको इस तरीके से दिखेगा, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्या दिखेगा, एक सिंपल यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ये सेल के अंदर ऐसे 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 क्रोमोसोम दिखेंगे। ओके, इसे कहते हैं मेटाफाइसियल प्लेट। सही बात है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि ये जो सेंट्रोजोम है, यहाँ से जो फाइबर्स निकले काइनेटोकोर के ऊपर अटैच हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर दो काइनेटोकोर होते हैं। माइटोटिक स्पिंडल तो निकलते ही है सेंट्रोजोम से, साथ में ही कुछ एस्ट्रल फाइबर्स निकलते हैं। एस्ट्रल फाइबर्स प्लस माइटोटिक स्पिंडल मिला के माइटोटिक एपरेटस बना देते हैं। सही बात है। अब बढ़ रहे हैं आगे। हाँ, अब देखो ये क्या करते हैं। अब ये भाई अटैच क्यों हुए? अटैच क्यों हुए? अटैच इसलिए हुए कि ये जो क्रोमेटिड्स है, ये एक क्रोमेटिड, ये सेकंड क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड को ये सेपरेट कर देता है। सही बात है। सही बात है। क्या हुआ? ये देखो इस तरीके से उसको पुल करना चाहता है वो, इसलिए यहाँ पे वो अटैच हुआ है। ओके, फिर सेपरेट करने के बाद क्या होगा वो भी हम देखेंगे, पहले इतना तो देख लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से डिजाइन किए हैं मैंने आपके लिए एनिमेशन। बढ़ रहे हैं आगे। ओके, तो मेटाफेज में अपन ने इतना तो देख लिया। देखो अब क्या हुआ। अब यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, ये क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींच लेता है और दो क्रोमेटिड, ये जो दो क्रोमेटिड अटैच थे, एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड है? यहाँ पे दो क्रोमेटिड है। अब यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है। क्या हो गया? क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके हैं। ये जो फेज है इसे हम कहते हैं एनाफेज। इसे क्या कह रहे हैं हम? एनाफेज। सही बात है। ये एक क्रोमेटिड इधर चला गया, एक क्रोमेटिड इधर चला गया, सभी क्रोमोसोम के साथ ऐसे ही होता है। और क्या क्या हुआ साथ में? देखो साथ में और क्या क्या हुआ। साथ में ये जो सेंट्रोमियर है, बीच वाला स्ट्रक्चर जिसके साइड में काइनेटोकोर था, सेंट्रोमियर भी यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओके, सेंट्रोमियर भी एक से यहाँ पे ब्रेक हो गया है। ओके भाई साहब, और क्या क्या होता है? अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी सी बात कही है एनाफेज के बारे में। देखो आपने कहीं आपसे छूटा तो नहीं। यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि ये जो सेंट्रोमियर है, इट इज एट द लीडिंग स्टेज, इट इज एट द लीडिंग एज, नॉट स्टेज, लीडिंग एज में रहता है। मतलब ये जो क्रोमोसोम जिस साइड में जा रहा है उस साइड को लीडिंग एज कहते हैं। इसके लिए इस पार्ट के लिए ये लीडिंग एज है, इस पार्ट के लिए ये लीडिंग एज है। तो लीडिंग एज के साइड में कौन है? सेंट्रोमियर है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है सेंट्रोमियर इज एट द लीडिंग एज, सेंट्रोमियर इज एट द लीडिंग एज। ओके, यहाँ पे देखो सेंट्रोमियर इज एट द लीडिंग एज। और एनसीईआरटी कहती है द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेल बिहाइंड। देखो ये जो क्रोमोसोम की जो आर्म है ये पीछे चले जाते हैं क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो लीडिंग एज पे क्या है? सेंट्रोमियर है। ट्रेलिंग एज पे क्या है? ट्रेलिंग एज पे क्रोमोसोम के आर्म्स है, क्रोमेटिड्स के आर्म्स है। सही बात है।
ओके, बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ बेटा। और इस तरीके से इसने क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर लिया है। एना क्रोमोसोम को सेपरेट करती है, ये एमसीक्यू भी हमने पढ़ा, एक ट्रिक भी हमने पढ़ी है। ओके, टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होता है, अब क्रोमोसोम यहाँ पे जो बहुत ज्यादा कंडेंस हुआ था, अब वो धीरे 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 अनवाइंड करना शुरू हो जाता है, जैसे प्रोफेज के पहले था, है ना, वैसे ही अनवाइंड करना शुरू हो जाते हैं। अब अपन फिर से जैसे आए थे वैसे वापस जा रहे हैं। क्रोमोसोम लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एट द डिस्क्रीट एलिमेंट। ओके, अब फिर से वो लूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको आगे चल के फिर से डिवाइड करना है। तो कंडेंस रहेगा तो कैसे डिवाइड कर पाएगा, डीएनए कैसे डिवाइड कर पाएगा, इसलिए डीएनए को सेपरेट करना, मतलब अच्छा खुला खुला करना जरूरी है। वही चीज यहाँ पे हो रही है। न्यूक्लियर एनवलप जो डिसइंटीग्रेट होना प्रोफेज में शुरू हो चुका था, मेटाफेज में पूरा न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट हो चुका था, वो फिर से यहाँ पे बन जाता है। ओके, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी यहाँ पे फिर से बन जाते हैं। सही बात है, जो 2023 में पिछले साल एमसीक्यू आया था। ओके, अब देखो फिर क्या होता है, अब देखो क्या होता है। ये तो हमने क्या किया, देखो कैरियोकाइनेसिस कर दिया, मतलब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस यहाँ पे बन गए, ये एक न्यूक्लियस, ये सेकंड न्यूक्लियस। ओके, अब देखो क्या होगा आगे। आगे बढ़ने से पहले इतना समझ लो यहाँ पे कि भाई अभी हमने शुरुआत में क्या देखा था कि G1 फेज में जो क्रोमोसोम था ये इस तरीके से था। ओके, अब G2 फेज में क्या होता है, डीएनए डबल हो चुका था, देखो यहाँ पे डबल हो चुका है। ओके, और ज्यादा थिक हो चुका है। G2 फेज में क्या हो जाता है, वो थिक हो चुका है। ओके फाइन, और यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि भाई एक से दो सेपरेट हो चुके हैं। ओके, तो G1 फेज में कितने क्रोमेटिड्स थे, 46 क्रोमेटिड, क्रोमोसोम भी 46। G2 फेज में क्रोमेटिड डुप्लीकेट हो गए, डीएनए डुप्लीकेट हो गए, तो यहाँ पे 92 क्रोमेटिड्स, लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम 46। ओके, इसका एक ट्रिक अगर आपको याद रखनी है तो प्रोफेज में दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरीके से आप याद रखो। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि अब तक तो हमने देखा कि भाई 46 डीएनए, 46 क्रोमोसोम इधर है, 46 क्रोमोसोम इधर है। ओके, मतलब अपन ने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया है। तो एनिमल सेल में क्या होता है, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड करना शुरू हो जाता है। कैसे, देखो बाहर से अंदर, ये जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर से अंदर आना शुरू हो जाते हैं, मतलब सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, सेंट्रीपिटल। ओके ओके, धीरे 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 और अंदर आती है, और देखो एक सेल से दो सेल यहाँ पे बन गए हैं। तो सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस इज फाउंड इन एनिमल सेल। ओके, लेकिन प्लांट में बात क्या है, प्लांट के पास सेल वॉल है, वो तो ऐसे वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसमें, तो वो ऐसे अंदर नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है जो धीरे 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 बाहर की तरफ ग्रो हो जाता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल टाइप में वो स्ट्रक्चर ऐसे आगे गया और एक सेल को दो सेल डिवाइड कर जाता है। देखो गोल्जी बॉडीज फॉर्म ऑफ वेसिकल, प्लांट सेल के बारे में बात हो रही है। गोल्जी बॉडीज फॉर्म ऑफ वेसिकल विच डिपॉजिट कैल्शियम पेक्टेट लेयर कॉल्ड एज मिडल लैमिना और सेल प्लेट, और सेल प्लेट के थ्रू यहाँ पे प्लांट सेल में डिवीजन हो जाती है, जबकि एनिमल सेल में वे बाहर से अंदर आ गई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस, प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस मुझे दिखाई देती है। अब कुछ सेल्स में क्या होता है कि भाई एक एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस तो बन गए थे, उसके बाद साइटोप्लाज्म सेपरेट हुआ, लेकिन कुछ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म सेपरेट होता ही नहीं और उसमें हमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम सिंसिटियम कहते हैं। जैसे मसल सेल, कई सारे न्यूक्लियस हमें उसमें दिखाई देते हैं। सही बात है भाई। ओके, कोकोनट लिक्विड एंडोस्पर्म, मसल सेल, हार्ट सेल, ये सिंसिटियल सेल्स हम इसे कहते हैं। सही बात है। ओके, यहां तक तो हो गया माइटोसिस। माइटोसिस में अपन ने क्या क्या देखा, G1 SG2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, हमने बहुत अच्छे से देखा कि प्रोफेज में किस तरीके से कंडेंसेशन हुआ, मेटाफेज में हमने देखा कि किस तरीके से मेटाफेसियल प्लेट बनी। ओके, एनाफेज में हमने देखा कि किस तरीके से एना सेपरेट हो जाए, एना सेपरेट करती है, मतलब एनाफेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स हो जाता है, सेंट्रोमियर भी ब्रेक हो चुका था, बहुत अच्छे से देखा अपन ने। और फिर टीलोफेज में हमने देखा कि भाई न्यूक्लियर एनवलप फिर से बन गया था, ये हो गया कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन सबसे पहले हो गया 4 स्टेप से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज से। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल, एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस मुझे दिखाई दे गया। ओके भाई साहब, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ ओके, अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस में होता क्या क्या है। माइटोसिस में तो हमने देखा कि भाई 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर थे, एक सेल से दो सेल बने, दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम बन गए थे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में ये तो स्टेज कॉमन ही है कि
जो 46 क्रोमोसोम का जो सेल है वो इंटरफेज में जाएगा, मतलब G1 एंड G2 हो गए। 46 का सेल तो साइज में ग्रो कर जाएगा। उसके बाद मियोसिस में जो सेल बनते हैं उनके पास 23 और 23 सेल क्रोमोसोम्स ही होते हैं। ओके, और उससे भी दो दो बनेंगे, तो जो रहेंगे, जो प्रोजेनी रहेगी उसके बाद 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। इसे कहते हैं मियोसिस 1, इसे कहते हैं मियोसिस 2। नहीं समझ में आया? चलो डिटेल में देख लेते कि मियोसिस में होता क्या है। ओके, तो यहां तक तो सब कुछ सेम ही था, G1 है G2, मतलब अपने पास डीएनए डबल है, मतलब क्रोमोसोम के बाद दो दो क्रोमेटिड्स है। अब मियोसिस में मतलब जर्म सेल में, एक टेस्टिस में पाया जाएगा ह्यूमंस में, या फीमेल्स में ओवरी में पाया जाएगा, है ना। तो वहां पे सेल किस तरीके से डिवाइड करते हैं, देखो वहां पे प्रोफेज को हमने और ज्यादा एलेबोरेट कर दिया है। तो प्रोफेज का जो लेप्टोटीन स्टेज है वहां पे क्या होता है, सबसे पहले कि क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाता है। वो तो माइटोसिस जैसे हमने देखा वहां पे भी यही होता कि कंडेंसेशन क्रोमेटिड्स वहां पे दिखाई देता है, और यहाँ पे मुझे माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम अच्छे से दिखाई देगा, विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ओके भाई, फाइन। अब क्या होता है, उसके बाद कंडेंसेशन क्रोमेटिन हो गया, अब यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर करना शुरू कर देते हैं। देखो 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 देखो, सिंपल सी बात है, आपके पास कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम। देखो ये 46 क्रोमोसोम, इसमें से 23 क्रोमोसोम आपके मदर के हैं, 23 क्रोमोसोम आपके फादर के। अच्छा, ओके भाई साहब, अब देखो अब होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो। 23 क्रोमोसोम आपके फादर के हैं, 23 क्रोमोसोम आपके मदर के हैं, सही बात। इन क्रोमोसोम को नंबरिंग हम कर सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर ये डिफाइंड है कि क्रोमोसोम नंबर 1 कैसे दिखता है, क्रोमोसोम नंबर 2 कैसे दिखता है। तो क्रोमोसोम को देख के आप बता सकते हो कि भाई क्रोमोसोम नंबर 6 है, क्रोमोसोम नंबर 22 है, ऐसे बता सकते हो। ओके फाइन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 है जो फादर से आया है, उसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 1 है जो आपकी मदर से भी आया है। ओके, ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 2 मदर से आया है, क्रोमोसोम नंबर 2 फादर से भी आया है, इस तरीके से। तो ये जो क्रोमोसोम 1 और एक जो क्रोमोसोम 1 है जो मदर और फादर से आया, इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिसमें जीन का सीक्वेंस सेम है। जीन का फॉर्म अलग हो सकता है लेकिन सीक्वेंस सेम है। नहीं समझा तो इतना समझो कि मदर और फादर से जो क्रोमोसोम आए उसमें जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम, इसका क्रोमोसोम नंबर, इसका क्रोमोसोम नंबर, दोनों यहाँ पे पेयर बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाना शुरू कर देते हैं, सही है। ओके भाई साहब, देखो इस तरीके से पेयर बना शुरू, ये ढूंढता है मदर का क्रोमोसोम नंबर 1 ढूंढेगा, फादर का क्रोमोसोम नंबर 1, भाई तू कहाँ है, भाई तू कहाँ है, जाने जा ढूंढता फिर रहा, उस टाइप से। तो चलो भाई, ढूंढना शुरू कर दिया इन्होंने। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अब मुझे क्या दिखाई देता है, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम ढूंढ दिया एक दूसरे को, तो एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। मतलब क्या होता है, सिनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है दोनों क्रोमोसोम के बीच में। सिनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसको हमने डिफिकल्ट नाम दे दिया ताकि भाई नीट के बच्चों को कंफ्यूज कर सके। भाई बताओ जो स्ट्रक्चर बना था वो कब बना था, कैसे बना था। ओके, तो उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट नाम, टेक्निकल नाम दे रहे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम को पकड़ के रखते हैं। अब इसने ढूंढ लिया, अब नहीं छोड़ेगा। सो जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को सिनेप्सिस कहते हैं। इस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को सिनेप्सिस कहते हैं। ओके, और अब जो मुझे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके पास कितना, ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना ना, ये जो स्ट्रक्चर बना इसे मैं कहता हूँ बायवैलेंट, इसे मैं कहता हूँ बायवैलेंट। ये एक बाय मतलब दो दो क्रोमोसोम साथ में, तो मैंने इसे एक बायवैलेंट, दिस इज सेकंड बायवैलेंट, दिस इज थर्ड बायवैलेंट, दिस इज फोर्थ बायवैलेंट, इस तरीके से। या इसे मैं टेट्राइड भी कहता हूँ, क्यों, क्योंकि टोटल 4 क्रोमेटिड्स है इसके पास, 1 2 3 4। या इसे मैं टेट्राइड भी कहते हो, so this is one tetrad, this is second tetrad, this is third, fourth tetrad. So bivalent and or tetras are formed here. Okay, humans have 46 chromosome, 23 pairs. Okay, तो कितने बाइवेलेंट बनेंगे, 23 बाइवेलेंट बनेंगे। कितने टेट्राड बनेंगे, 23 टेट्राड बनेंगे। सिंपल। ओके भाई साहब, बढ़ते हैं आगे। तो लेप्टोटिन में कंडेंसेशन हुआ, जाइगोटिन में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हुआ। अब बात करते हैं पैचिटिन। पैचिटिन बहुत बार इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। पैचिटिन में देखो क्या होता है, पैचिटिन में देखते हैं कि भाई क्या होता है, बहुत अच्छे से देखना। पैचिटिन में देखो, ओहो क्या हो गया,
ओहो देखो क्या हो गया, ये क्या है, ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम के ये दो क्रोमेटिड है, ऐसे क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, ये और ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड, ये इसके सिस्टर क्रोमेटिड, ये इस सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, जबकि मैं अगर इस क्रोमेटिड की और इस क्रोमेटिड की और इसकी बात करूं तो इसे कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। भाई सिंपल बात है ना, देखो मान लो एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये कौन सा होगा, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये मदर से आया, ये फादर से आया। ओके, क्रोमोसोम नंबर 1 का ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये सेकंड सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमोसोम नंबर 2 का ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये सेकंड सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, लेकिन ये क्रोमेटिड और एक दो क्रोमेटिड क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। पैचिटिन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इस तरीके से क्रॉस ओवर कर जाते हैं। पैचिटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉस ओवर कर जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 3 है, ऐसे क्रॉस करे, नहीं, क्रोमोसोम 1 का क्रॉस क्रोमोसोम 1 के साथ ही होगा। सही बात है भाई, ओके, बहुत बढ़िया बात। सो पैचिटिन में क्या क्या हो जाता है, जो पहले तो जो टेट्राइड बना उधर वो बहुत क्लियरली विजिबल यहाँ पे हो जाते हैं। टेट्राइड बना जाइगोटिन में, विजिबल हुआ पैचिटिन में। ओके, बहुत अच्छे से विजिबल हुआ। और क्या क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ पैचिटिन में, क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। ओके, और क्या क्या हुआ भाई, देखो बताओ जरा हमें क्या क्या हुआ। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, बहुत सही बात। द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। 2 साल पहले का एमसीक्यू। यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। आप देखते कि भाई इसने क्रॉस ओवर क्यों किया। ओके, क्रॉस ओवर क्यों किया, देखो अब क्रॉस ओवर क्यों किया वो भी देखते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमैटिड्स आर जेनेटिकली नॉट आइडेंटिकल। देखो क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है मैं दिखाता हूं आपको। क्रॉसिंग ओवर के बाद देखो, क्रॉसिंग ओवर क्यों कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर इसलिए कर रहा है कि भाई इसका पार्ट ये ले सके, उसका पार्ट ये ले सके। देखो ध्यान से देखो भाई, ये जो ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर ये इसका पार्ट है। जब अब ये एक दूसरे के पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे देखो इस तरीके से पिंक कलर अब इसके पास आ चुका है, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के कुछ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर जाते हैं, इसलिए क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ओके, देखो मैं आता हूं इसके ऊपर फिर से, पहले बात कर लेते कि भाई पैचिटिन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। कैसे याद रखेंगे, पैक इट एंड क्रॉस इट, पैक इट एंड क्रॉस इट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो बाइवैलेंट फॉर्म कहां पे हुए थे, जाइगोटिन में। ओके, बाइवैलेंट क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल इन पैचिटिन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फॉर्म कहां पे हुए, जाइगोटिन में। विजिबल कहां पे हुए, पैचिटिन में। एमसीक्यू नीट 2024। ओके ओके, उसके बाद की स्टेप है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसने इसका जेनेटिक मटेरियल ले लिया, उसने उसका जेनेटिक मटेरियल ले लिया, इसलिए। ओके फाइन, देखो क्रॉसिंग ओवर हुआ। ओके, ये देखो एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल इन्होंने ले लिया है, समझा। ध्यान से देखो इसको बेटा, अगर नहीं समझा है तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस डायग्राम को। ये ब्लू कलर वाला जो क्रोमेटिड है, ये पिंक कलर वाले को ले रहा है इधर, देखो एक्सचेंज कर जा रहा है वो। ओके, एक्सचेंज कर जा रहा है, देखो अब ये ब्लू कलर वाला पिंक कलर वाले क्रोमेटिन को ले रहा है। देखो अब ये जो पिंक है ये इसका पार्ट बन चुका है। नहीं समझा तो यार थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, लगे तो मैं फिर से दिखा दूंगा आपको, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे हुआ क्या है, अब देखो ये जो है ना, ये अब इसका पार्ट बन चुका है, इसका पार्ट बन चुका है, ये पिंक कलर इसके पास आ चुका है, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। ओके फाइन, सो क्रॉसिंग हो टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये सब चीजें हमने देखी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिप्लोटिन की। डिप्लोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ऑलरेडी हो चुका है। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से याद रख सकते हो आप कि दीपक आता है और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को डिसअपियर करना, डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। ओके फाइन, ये देखो डिसअपियर हो गया। Point at which non-sister chromatid remains attached even after dissolution of the synaptonimal complex, it is called as chiasmata. synaptonimal complex तो चला गया, लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं।
ओके, पहले तो सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए थे, वो चला गया, फिर भी जुड़े हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं क्राइस्मेटा, इसे क्या कहते हैं, काइस्मेटा। इन ह्यूमन oocyte गेट अरेस्टेड इन द डिप्लोटिक स्टेज। जब हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो आपको दिखाई देगा कि भाई oocyte अरेस्ट हो जाता है, वो डिप्लोटिक स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसका डिवीजन नहीं होता जब तक एक पर्टिकुलर टाइम नहीं आ जाता, तब बात करेंगे, अभी उसके बारे में टेंशन मत लो। चलो ओके, उसके बाद की स्टेज है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, वो बिकॉज क्रोमोसोम मूव अपार्ट अ लिटिल बिट टर्मिनेशन काइज्मा ऑकर। ओके, अब ये जो काइज्मेटा है, अब तो भाई अपने दोनों क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, अब इनको यहाँ पे सेपरेट करना है, इसे कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइज्मेटा ऑकर, में धीरे धीरे टर्मिनेट हो जाता है, दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ये बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखो क्या क्या हुआ, यहाँ पे लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक क्रोमोसोम था सबसे पहले, कंडेंसेशन उसका हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये लाइट माइक्रोस्कोप में मुझे अंदर दिखाई दिया। जाइगोटिन में क्या हुआ, क्रोमोसोम पेयर हो चुके थे। पैचिटिन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ यहाँ पे। ओके, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी मुझे दिखाई दिया, नीट 2024 के एमसीक्यू। डिप्लोटीन में क्या हुआ, दीपक आया, सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स को उसने डिसॉल्व कर दिया, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनाटिनल कॉम्प्लेक्स। डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, काइनेटिक मतलब मूवमेंट हुई किसकी, काइज्मा जो है टर्मिनल एंड पे चला गया, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइज्मा जिसे हम कहते हैं। ओके भाई, ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोफेज हो गया। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स है ये यहाँ पे सेंटर ऑफ द एक्सिस में मूव करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि माइटोसिस में हुआ था। दे अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, जिसे हम मेटाफाइसियल प्लेट कहते हैं। ओके, और यहाँ पे मुझे दो मेटाफाइसियल प्लेट दिखाई दे रही है, एक और ये सेकंड। नहीं समझा, अभी दिखा देते हैं भाई, अभी दिखा देते हैं। ये एक मेटाफाइसियल प्लेट, ये अभी मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, शायद इसमें है ऑलरेडी। ओके भाई तू चला जा, फाइन। हाँ, ये एक मेटाफाइसियल प्लेट, ये सेकंड मेटाफाइसियल प्लेट, इसे मेटाफाइसियल प्लेट कहते हैं, जो माइक्रोस्कोप के अंदर मुझे ऐसे इतना ज्यादा नजदीक रहता है तो ऐसे लगता है कि भाई एक लाइन खींची हुई है, जिसे मेटाफाइसियल प्लेट कहते हैं। तो माइटोसिस में सिंगल मेटाफाइसियल प्लेट थी, मियोसिस में डबल मेटाफाइसियल प्लेट है। ओके भाई साहब, तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, देखो समझा आपको इस तरीके से कि किस तरीके से इसने इसका मटेरियल ले लिया, किस तरीके से इसने इसका मटेरियल ले लिया। ध्यान से देखोगे ना आप, कलर इसके अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई सिस्टोक्रोमेटिस के कलर यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, क्योंकि पैचिट में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सेंट्रोसोम आएगा, सेंट्रोसोम से क्या निकलेगा, माइटोटिक स्पिंडल निकलेंगे, कहाँ पे अटैच होंगे, काइनेटोकोर के ऊपर अटैच होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से देखो बेटा, इसने इसका मटेरियल ले लिया, इसने इसका ले लिया है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ध्यान से देखा, माइटोसिस में क्या हो रहा है, क्रोमेटिस सेपरेट हुए थे, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ओके, इस तरीके से भाई देखो, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, इसने इसका मटेरियल ले लिया, ये ब्लू कलर ये इसका था जो इसके पास आ गया, और ये जो डार्क कलर था ये इसका था, ये इसके पास आ गया। ध्यान से देखोगे तो समझेगा। फाइन भाई साहब, तो ये हो गया प्रोफेज, हो गया मेटाफेज। एनाफेज हो गया, फिर एनाफेज में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। एनाफेज में क्या हो गया, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। देखो ये इस तरीके से, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, या बड़े साइज में भी दिखाई दे रहा है, देखो इस तरीके से। ये माइटोसिस में ऐसे हुआ था, मियोसिस में ऐसे हो रहा है। माइटोसिस में सेंट्रोमियर ब्रेक हो रहा था, क्रोमेटिस सेपरेट हो रहे थे। मियोसिस में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। दोनों का फर्क, ए माइटोसिस, ए मियोसिस 1। ओके फाइन। उसके बाद टीलोफेज की बात कर रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस यहाँ पे फिर से आ जाता है, जैसे कि माइटोसिस में भी आ चुका था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि साइटोकाइनेसिस होता है। वही सिंपल, जैसे हमने देखा कि भाई एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल होगा, वैसे ही होगा। और यहाँ पे डाइड ऑफ सेल मतलब 2 सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। आधे क्रोमोसोम इसके पास चले गए, आधे क्रोमोसोम इसके पास चले गए, मतलब इसके पास 23 क्रोमोसोम है, इसके पास 23 क्रोमोसोम है। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? नहीं। देखो क्या आइडेंटिकल लग रहे हैं? नहीं। इसने उसका मटेरियल ले लिया, उसने इसका ले लिया, तो अब ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। ध्यान से देखो, कलर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं समझा, थोड़ा रिवाइंड कर लो और बहुत अच्छे से देखो बेटा। ओके फाइन, ये दोनों नॉन आइडेंटिकल सेल हैं। उसके बाद क्या होता है, ये फिर से इनका डिवीजन होता है। 1 से तो 2 बने, 2 से 4 बनाना अभी बाकी है। मियोसिस में 1 से 4 सेल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, M1 हो गया, मियोसिस हो गया, तो उसके बाद इंटरकाइनेसिस होता है, मतलब G1 S G2 होता है।
लेकिन इस बार जो यहाँ पे सिंथेटिक फेज है उसके अंदर डीएनए फिर से डुप्लीकेट नहीं करता और ये फिर से मियोसिस 2 के लिए सेल आगे चला जाता है. सो इंटरकाइनेसिस इट इज अ शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. इन इंटरकाइनेसिस हियर between meiosis and meiosis 2 replication of the DNA does not occur. अपन ने एक ही बार डुप्लीकेट कर लिया है सबसे पहले, अब फिर से डुप्लीकेट यहाँ पे नहीं होता है. ओके भाई साहब, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं. ओके, कंपेरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस एक बार कर ले, जैसे अपन तो अभी किया है, फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर मियोसिस 2 देखेंगे. मियोसिस 1 और मियोसिस 1 और माइटोसिस का कंपैरिजन देख लेते हैं. सो माइटोसिस में क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन हुआ, यहाँ पे भी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन हुआ लेप्टोप्रोटीन में. ओके, उसके बाद माइटोसिस के प्रोफेज में क्या क्या हो रहा था. ओके, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बना रहे थे, यहाँ पे वो वाला फंडा नहीं था. उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, पैचिटिन हुआ, क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिए थे. उसके बाद मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्रोमोसोम इस तरीके से अलाइन हो चुके थे, तो मेटाफाइजियल प्लेट यहाँ पे बनी, यहाँ पे भी बनी, लेकिन डबल मेटाफाइजियल प्लेट, यहाँ पे सिंगल मेटाफाइजियल प्लेट. यहाँ पे अब क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके थे, यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके हैं. तो ये फर्क है, यहाँ पे जो सेल बने ये आइडेंटिकल बने, यहाँ पे जो सेल बने वो नॉन आइडेंटिकल बने. सही बात है. इसे हमने कहा इक्वेशनल डिवीजन क्योंकि एक दूसरे के जैसे हैं. इसे कहा रिडक्शनल डिवीजन क्योंकि इसके पास 23 है, इसके पास 23 है, यहाँ पे जबकि दोनों के पास 46 है. इक्वेशनल डिवीजन इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन. अब मियोसिस 2 के बारे में बात करते हैं, तो प्रोफेज 2 आएगा मियोसिस 2 के अंदर, जिसे मैं कहता हूँ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ऑकर्स, मतलब फिर से कंडेंस होना शुरू हो जाएगा. फाइन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी जैसे कि प्रोफेज में होता है. और क्या क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स, अब मेटाफेज आएगा प्रोफेज के बाद, तो क्रोमोसोम यहाँ पे अलाइन कर जाते हैं. देखो क्रोमोसोम यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर गेट्स अटैच टू द काइनेटोकोर. ओके, और जैसे कि प्रोफेज में होता है बिल्कुल वैसे कि वैसे ही है. अब यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है, देखो सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट हो जा रहा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया. ओके, उसके बाद टीलोफेज आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर हो जाती है. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर हो जाती है. इस तरीके से यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं. उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है. सही बात है भाई. ओके, अब बढ़ रहे हैं आगे. क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? नहीं, देखो आपको देखने में ही पता चल जाता है कि ये दोनों सेल्स आइडेंटिकल नहीं है. इसलिए अगर आपने कलर ध्यान से देखा होगा ना शुरुआत से, तो आपको समझ में आ जाएगा. फाइन. ओके, उसके बाद ये है जो इंसिडेंट डायग्राम दी है कि भाई मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 इस तरीके से होते हैं. और जो सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ द टीलोफेज उसे हम डाइड ऑफ सेल्स कहते हैं. आफ्टर साइटोकाइनेसिस जो सेल बनते हैं उसे हम डाइड ऑफ सेल्स कहते हैं. फिर 2 से 4 सेल बनते हैं, चारों सेल एक दूसरे के जैसे नहीं है, नॉन आइडेंटिकल सेल्स है. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है, मियोसिस में हमने अलग अलग सेल्स क्यों बनाए भाई, अलग अलग सेल बनाए इसलिए तो आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर है ना, ये एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते क्योंकि हर बार जो सेल बन रहे हैं वो अलग अलग बन रहे हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. वही एनसीईआरटी बात करते हैं, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच कंजर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड. कंजर्वेशन किया मतलब क्या, मियोसिस करके 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म बना दिया, मियोसिस करके ओहम 23 वाला बना देंगे, अब दोनों अटैच होंगे तब 46 क्रोमोसोम हो गया, मतलब क्रोमोसोम जो नंबर है वो कॉन्जर्व हो गया है. ऐसी बात एनसीईआरटी ने कही है. ओके, यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी कहा रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर बाय द हाफ, 46 से 23 क्रोमोसोम वाले सेल्स हमें यहाँ पे दिखाई देती है जिनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है. ओके, हर बार जो सेल बनेंगे वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, हर एक स्पर्म एक दूसरे से अलग होगा, हर एक ओहम एक दूसरे से अलग होगा, पूरी दुनिया में दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे. इतना जबरदस्त. तो यहाँ पे भाई माइटोसिस और मियोसिस हमने बहुत अच्छे से देख लिया है. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ये आपकी इमोशन से अगर आप लाइक करते तो मुझे वो चीज़ पहुंच जाती है. कमेंट करते होगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी. कोई भी डाउट है, डिफिकल्टी है, मुझे ज़रूर आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो. मैं आपको नंबर भी दे रहा हूँ, मेरा नंबर है 8779791139. कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं. दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन बेटा. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट. रात के 1 बजे बेटा, नहीं रात के 1 नहीं बजे, सॉरी 10 बजे रात के. ओके चलो बेटा, बाय बाय, गुड नाइट.